नमस्कार बच्चों, मैं हूं हिमांशु सर और मैं आपके बीच 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड शुरू करने जा रहा हूं। और यहां पर कंप्लीट नीट प्रिपरेशन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबका अलग अलग तरीके से मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। तो आज मैं लिविंग वर्ड इंग्लिश मीडियम में शुरू कर रहा हूं नीट और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो और मेरे चैनल का नाम हुआ है बायोकेम वाला। तो शुरुआत है द लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर। रेडी हो जाइए। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले लिविंग वर्ड का कुछ कैरेक्टर पढ़ना, लेकिन वो कैरेक्टर अब रिमूव हो गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो जो कैरेक्टर था, जैसे ग्रोथ के बारे में, इसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। और इस टॉपिक को निगलेक्ट करके एनसीईआरटी की किताबों से फिर वहाँ से शुरुआत कर दिया गया है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद में उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए हम वहाँ से मूव कर जाएंगे टेक्सोनॉमी की ओर। फिर उसके सारे जो सिस्टमेटिक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिकली आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है। इसके बाद में हम यहाँ से पुनः मूव कर जाएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ओर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो प्लांट हुए, एनिमल हुए, कौन से प्लांट में किताबें आई, उसमें कितने प्लांट का नाम संख्या था, फिर एनिमल में किसने किताबें लिखी और उस किताब का नाम क्या था, उसमें कितनी संख्या थी, उन सारे चीज़ों पर चर्चा करते हुए पुनः हम वहाँ से मूव कर जाएंगे रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल देने के बाद पुनः हम लोग को आगे पढ़ना क्या है, आगे पढ़ना है टेक्सोनोमिक हियरची या लिनियस हियरची जिसको कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी आते हैं। 7 कैटेगरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें कौन सा टेक्सोन होता है, उसका नाम क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। और उन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करते हुए विस्तृत तरीके से मैं सिस्टमेटिकली नोट करूँगा। उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप रेडी हैं पढ़ने के लिए? तो आइए लिविंग वर्ड। सबसे पहले हम लोग ये शुरू करेंगे, इस टॉपिक में शुरुआत होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, इन द लिविंग वर्ड। तो आइए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी करने का मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए बायोडाइवर्सिटी कहेंगे किसे? बायोडाइवर्सिटी तो बच्चों याद रखिए कि जो पूरे धरती पर कितने प्लांट है, कितने एनिमल है, किस तरीके से ये बिखरा हुआ है, किस तरह से धरती पर पाया जाता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट और एनिमल के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसको नोट किया जाए द अकरेंस ऑफ नंबर एंड different types of plant and animals on the earth is known as बायोडाइवर्सिटी। चलिए नोट कीजिए। पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बहुत संख्या में, और इसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। चलिए अब इसके बाद हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन हो गया। तो इस डिफिनीशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? आइए यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग ये देखेंगे
कि प्लांट की संख्या कितनी है, एनिमल की संख्या कितनी है, वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों रेडी होइए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर नॉन स्पीसीज, सबसे पहले मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी से जहाँ से शुरुआत किया है वही सब मैं लेकर चल रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ नॉन स्पीसीज, नॉन स्पीसीज, नोट कीजिए, नॉन स्पीसीज ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ ऐसे लिख लीजिए, नॉन स्पीसीज लिख लीजिए। तो नॉन स्पीसीज कितना है याद रखिएगा, 1.7 to 1.8 मिलियन। नोट कीजिए 1.7 to 1.8 मिलियन। और इस नॉन स्पीसीज में कुछ प्लांट, कुछ एनिमल। तो यहां मैं लिखता हूं कि प्लांट कितना है, प्लांट तो लिखिएगा 0.55 मिलियन। और एनिमल कितना है, तो एक साइड में लिखिए एनिमल, तो एनिमल लिखिए 1.25 मिलियन, याद रखिएगा। प्लांट कितना है 0.55 मिलियन और एनिमल 1.25। इन दोनों को काउंट करके देख लीजिए, 0.55 और 1.25 कितना हो गया, ये 0, 5 2 7 1 8 हो गया 1.8। तो 1.7 to 1.8 मिलियन में हम लोग प्लांट और एनिमल को डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से है। अब यहाँ से हम कैसे मूव करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक बात ये लिखेंगे कि प्लांट का डाइवर्सिटी जो है, उस प्लांट में किसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन प्लांट, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन प्लांट में अगर कोई पूछता है तो आपको जवाब देना होगा एंजियोस्पर्म। क्या जवाब देना होगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसे कहेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट है, हायर प्लांट है, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर रखते हैं। धीरे धीरे हम आएंगे वहां पर तो बताएंगे। इतना याद रखिए कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्लांट में अगर कोई पूछता है तो क्या जवाब देंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन एनिमल, एनिमल। तो एनिमल में बच्चों क्या है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी अगर एनिमल में कोई पूछता है तो आपको जवाब देना होगा इंसेक्ट, इंसेक्ट। आप लिखिए प्लांट में डाइवर्सिटी मैक्सिमम किस में मानेंगे, एंजियोस्पर्म में, और एनिमल में डाइवर्सिटी मैक्सिमम किस में मानेंगे, इंसेक्ट के लिए। चलिए इतना नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग कैसे मूव करें। यहाँ तो हम लोग देख लिया कि अर्थ पर इतना है, प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज देखा, और टोटल कितना है ये भी हम लोग देख लिए। यहाँ से हम लोग कैसे मूव करेंगे, आइए थोड़ा सा सुनिए। तो अब यहाँ से काम कीजिए कि इन नेचर ह्यूज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पर नेचर में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी। तो अगर नेचर में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी हो जाएगा तो क्या होगा, प्लांट और एनिमल को अध्ययन करना काफी मुश्किल है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इट मेक difficult and impossible a study of all the living organism present on the earth, on यहाँ टू कहता है कि इट मेक, देखिए इधर फिर से, इट मेक डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑफ द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए।
तो आइए, तो प्लांट और एनिमल को स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा और अब उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको आसान बनाने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ से एक बात लिखिए, एरो देकर ऐसे लिखिएगा, एरो देकर ऐसे करके लिखिए, टू मेक, ऐसे लिखिए, टू मेक अ स्टडी easier and possible scientists divide the organism into group and subgroup। चलिए नोट कीजिए इस बात को। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जितने भी सजीव वस्तु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इस बात को नोट कीजिए। तो अब क्या हुआ, अब देखिए इधर, अब क्या हुआ कि जैसे ही ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया तो उसके बाद क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति हो गई। इट गिव्स क्लासिफिकेशन। तो क्या हुआ कि इट गिव्स क्लासिफिकेशन। समझिए बात, कहानी समझो, क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन जो कुछ भी टॉपिक है, ये सब कुछ हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, एक टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी के अंदर। तो अब हम हेडिंग डालेंगे टेक्सोनॉमी। तो आप हेडिंग डालिए टेक्सोनॉमी। आइए, अब क्या होता है टेक्सोनॉमी समझिए। तो टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं इस बात को लिखता हूं कि इट इज द स्टडी ऑफ ये ऑफ है, लिख लीजिएगा, ओ और एक लग रहा है जैसा ऑफ है। इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन nomenclature and classification of organism। तो जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन, इतना दिमाग में रखिए, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो यहां से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, चलिए आइए। तो हम लोग क्या देखे, टेक्सोनॉमी की डिफिनीशन देखे। तो टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखे कि जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का, क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। अब आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि चलिए आइए, टेक्सोनॉमी term was given by A.P. D. Candolle। नोट कीजिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, नाम याद रखिएगा खाली, कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। और एक चीज और याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, सेंटा पाउल, याद रखिएगा, सेंटा। तो
टेक्सोनोमी टर्म को ईपीडी कैंडोले, ये नोट कर लीजिए। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी सेंट आपर। तो इन तीनों को नोट कीजिए, आगे नोट कर रहे हैं, नोट कीजिए। आइए देखिए, तो एक चीज हम लोग समझ गए कि टेक्सोनोमी टर्म को किसने दिया था, टेक्सोनोमी के फादर का नाम क्या था, इंडियन टेक्सोनोमी के फादर का नाम क्या है। तो टेक्सोनोमी में जो पहला टर्म आता है, जैसे कि हमने कहा था कि टेक्सोनोमी में लोग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ टेक्सोनोमी, तो आप कहेगा आइडेंटिफिकेशन। तो आप नोट कर सकते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ टेक्सोनोमी, फर्स्ट टर्म ऑफ टेक्सोनोमी, तो आप लिखेगा आइडेंटिफिकेशन, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग मूव करेंगे कि हमने ये देखा कि टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो एक टर्म उभर कर आता है, उसके बाद एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं, तो हमारा एक सिस्टमेटिक आ जाता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सिस्टमेटिक, हम लोग हेडिंग डालेंगे सिस्टमेटिक। आइए देखिए, तो क्या होता है सिस्टमेटिक। कैसे कहा जाता है कि सिस्टमेटिक करके कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इसमें होता है। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए, ऑर्गेनिज्म। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जिससे क्रमानुसार उसका इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी कर सकते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, कि जिस तरीके से हमने कहा कि टेक्सोनोमी, इधर से टेक्सोनोमी, ठीक है, तो टेक्सोनोमी में हम लोग क्या चीज को एक जगह लिखे, आइडेंटिफिकेशन लिखे। हम लोगों ने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा, क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, नंबर 1। दूसरा में नोमेनक्लेचर, इसके बाद क्या देखा, क्लासिफिकेशन। तीसरा हम लोग क्लासिफिकेशन। तो इन 3 चीजों को हम लोगों ने क्या देखा टेक्सोनोमी के अंदर। अगर हम एक चौथा टर्म लिखते हैं, रिलेशनशिप अमंगस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप अगर हम इसमें काउंटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टर्म है, इसको कहेंगे सिस्टमेटिक। तो कैसा रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ना। इवोल्यूशनरी, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट हुआ, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ऐसे करके लिख लीजिए कि किसी भी तरीके से आवे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए, तो यहां से पुनः हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा, नोमेनक्लेचर देखा, क्लासिफिकेशन देखा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, आइए, आइडेंटिटी
आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? जैसे किसी आदमी का, जैसे कि उसका सही नाम और स्थान अगर जानकारी हासिल करते हैं तो उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। द फाइंडिंग ऑफ, तो कैसे लिखेगा? ऐसे, द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एंड organism, बस, is known as identification। नोट कीजिए। अब आइए, तो अब यहां से हम लोग नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। यहां लिखे नोमेनक्लेचर। तो लिखिए द नोमेनक्लेचर of living organism such that and organism is known by the same name all over the world। अगर विश्व में कोई भी व्यक्ति एक ही नाम से जाना जाता है तो उसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। द नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर एक ही के नाम से जाना जाता है तो उसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आइए, अब इसके बाद क्या है? आइए देखिए, तो हमने क्या बताया, फिर से देखिए। आइडेंटिफिकेशन में कहा कि किसी व्यक्ति का सही नाम हो जाए, सही स्थान की जानकारी हो सके, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर करने का मतलब क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आप नामकरण करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए तो उसका एक ही नाम पूरे विश्व में किसी एक ही नाम से विख्यात है, तो उसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो अब आइए हम लोग क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है? कैसे लिखेंगे इसको? क्लासिफिकेशन, आइए, क्लासिफिकेशन तो ऐसे लिखिए, द प्रोसेस ऑफ लिविंग organism which is divided into group and subgroup on the basis of similarities and dissimilarities is known as classification। The process of living organism which is divided into group and subgroup on the basis of similarities and dissimilarities। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर उसके समानता और विषमता के आधार पर
अगर ग्रुप ऑफ सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो चलिए इन सारे चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट या टेक्सोनॉमी के बारे में बताया, और उसके पहले जितने भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज है, कितनी संख्या है, कितना प्लांट है, कितना एनिमल है, और सबके बीच में बहुत सारे डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी को आसान बनाने के लिए अंत में वैज्ञानिक ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद में क्लासिफिकेशन आ गया हमारे सामने, जो टेक्सोनॉमी के अंदर आता है। तो उस टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया। इस सबसे पहले हम लोग टेक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप में किसको देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। और इसके बाद टेक्सोनॉमी में हम लोग देखा टेक्सोनॉमी टर्म को किसने दिया था, जिसे पी.डी. कैंडोले दिया था। टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे, टेक्सोनॉमी के इंडिया में टेक्सोनॉमी के कौन फादर है, सेंटा पाउ। इसके बाद पहला टर्म टेक्सोनॉमी के क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद हम लोगों ने कहा था आइडेंटिफिकेशन की परिभाषा क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का सही नाम और सही स्थान की जानकारी अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोगों ने कहा था नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि कोई भी सजीव वस्तु है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका एक ही नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, एक ही नाम से विख्यात है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। और क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्लांट हो, चाहे एनिमल स्पीसीज, जितने भी सजीव वस्तु है, सबको हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किस आधार पर डिवाइड करते हैं, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के आधार पर, तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। आइए, तो यहाँ से हम लोग कहाँ मूव करेंगे, यहाँ से हम लोग कहाँ मूव करेंगे, अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ओर। अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ओर। तो आप हेडिंग डालिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम लोग कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग तो ये लिखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था। सबसे पहले तो पहली बात हम लोग लिखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, यहाँ लिख देता हूँ, कैरोलस लीनियस, चलिए नोट कीजिए, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि उन्होंने प्लांट के बारे में भी जानकारी दिया, एनिमल के बारे में भी जानकारी दिया। तो सबसे पहले प्लांट में उन्होंने एक किताब लिखा, प्लांट में एक किताब लिखा। तो इन केस ऑफ प्लांट, अब मैं लिखता हूँ इन प्लांट बुक written by Linnaeus। कौन सी किताब थी, उस किताब का नाम स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। अब इस स्पीसीज प्लांटेरम में, जैसे कि प्लांट के साइंटिफिक नाम देने के लिए लिनियस ने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम क्या था, स्पीसीज प्लांटेरम। इस स्पीसीज प्लांटेरम में लिनियस ने प्लांट का नामकरण किया, प्लांट के वैज्ञानिक नाम दिया। और इस स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर उन्होंने कितने प्लांट के बारे में चर्चा किया, तो अगर ये बात आता है तो आप लिखेगा 5900 प्लांट स्पीसीज की जानकारी दिया। कभी कभी किताब में, कभी कभी आपको क्वेश्चन में 6000 भी आ जाएगा, तो बोलिएगा मत, मैं दोनों लिख देता हूँ, दोनों सही है, एक ही कोई ऑप्शन में आएगा उसको लिखिएगा स्पीसीज। और स्पीसीज प्लांटेरम जो किताब आई थी, स्पीसीज प्लांटेरम जो लिनियस ने किताब लिखी थी, तो किताब इसने कब लिखा था, तो लिनियस ने एक किताब पब्लिश
किया था। तो अब इस बात को यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पब्लिश ऑन 1 मई 1753, याद रखिएगा 1 मई 1753 को। और इसमें कितने किताब के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया, व्याख्या किया गया, 5900 प्लांट स्पीसीज या फिर 6000 प्लांट स्पीसीज, दोनों नोट कर लीजिएगा। और किताब कब पब्लिश हुई? 1 मई 1753 को। तो ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे पुनः लिख रहा हूँ, नोट कीजिए। तो लिनियस ने प्लांट के बारे में बताया कि स्पीसीज प्लांटेरम जो उन्होंने किताब लिखी थी, और वो किताब कब लिखी थी? 1 मई 1753 को। तो 1 मई 1753 को ये किताब पब्लिश हुई और उसमें कितने प्लांट स्पीसीज की चर्चा की गई? 5900 या फिर 6000, याद रखिएगा। इसमें 6000 प्लांट के बारे में जानकारी दिया गया। अब समझिए बात को। तो अब यहाँ से हम मूव करेंगे कहाँ? एनिमल। तो क्या हम लोग मूव करेंगे? तो मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ इन एनिमल। तो इन एनिमल मिस्टेक हो गई। तो एनिमल में क्या कि लिनियस ने प्रपोज किया साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि चलिए पूरा बात मैं लिख रहा हूँ। लिनियस propose a scientific name of animal in his book। और क्या नाम था किताब का? तो लिखिए सिस्टेमा नेचुरा। और इस किताब में लिनियस ने 4326 एनिमल स्पीसीज की चर्चा की। ये बात नोट कर लीजिए। तो लिनियस प्रपोज ए साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरा। तो ये किताब कब पब्लिश हुई? जब स्पीसीज प्लांटेरम आया था 1 मई 1753 को, ठीक उसके 5 साल के बाद ये पब्लिश हुआ। तो पब्लिश ऑन 1 अगस्त 1758। 1 अगस्त 1758। और अब हम लोग यहाँ से कहाँ मूव करेंगे? प्लांट की चर्चा की हमने, एनिमल की चर्चा की, दोनों के किताब का नाम लिखे, दोनों में प्लांट स्पीसीज एनिमल स्पीसीज की चर्चा की, कब ये पब्लिश हुई इसकी चर्चा कर ली। अब यहाँ से हम लोग कहाँ मूव करेंगे? यहाँ से कैसे मूव करते हैं हम लोग ने क्या यहाँ से क्या हम लोग करेंगे? यहाँ से मैं ये करता हूँ, देखो बच्चों कि जैसे एक प्लांट था और एक एनिमल है, तो लिनियस ने क्या किया कि दोनों के लिए एक कोड बनाया। तो मैं कैसे कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया कि ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए समझाने के और आपको तो इसको याद रखना है। तो एक तरफ मैंने लिखा कि प्लांट, एक तरफ लिखा प्लांट और दूसरे तरफ लिखा मैं एनिमल। समझिए बात। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए, प्लांट का क्लासिफिकेशन जब उन्होंने किया तो उसके लिए उन्होंने प्लांट में एक कोड तैयार किया और उसी कोड में जितने भी साइंटिफिक नेम जो दिए गए, जैसे कोई किताब तैयार उस पर एक संकेत जिसे कोड बना दिया जाता है, तो उस कोड का नाम क्या था आपसे पूछा जाएगा, ICBL। ठीक उसी प्रकार से एनिमल स्पीसीज के लिए एक कोड तैयार किया गया और उस कोड का नाम क्या था? ICZN। जेड मतलब जूलॉजिकल। तो जूलॉजिकल हो गया एनिमल के लिए, यहाँ जेड लिख देंगे और यहाँ का लिख देंगे बी लिख देंगे, बी से बोटेनिकल। तो अब हमने क्या किया, अब इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, कोड बनाया, क्या बनाया गया? कोड। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और दूसरे तरफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो दूसरा कोड हमारे सामने कौन आया? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से कोड है। तो एक कोड बनाया गया प्लांट के लिए जिसका नाम क्या था? ICDN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरी तरफ ICZN। तो ICZN में क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसको नोट कीजिए। प्लांट के लिए कोड कौन था, एनिमल के लिए कोड कौन था, एनसीईआरटी में सब नोटेड है और आप इसको नोट कीजिए। तब आगे बढ़ते हैं। एक ICDN कोड बना और दूसरा बना ICZN कोड बना। तो जेड आ गया वहां पर वो एनिमल के लिए और यहाँ बी जो हो गया बोटेनिकल, तो प्लांट के लिए। अब यहाँ से हम लोग कैसे मूव करते हैं? तो ICDN जब कोड तैयार हुआ तो सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया कब? 1961। तो इस पॉइंट को नोट किया जाए कि ICDN फर्स्ट टाइम, चाहे ICDN was first accepted in 1960। तो आफ्टर रिवीजन ICDN again publish कब in 1978। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ICDN जो है 2 टाइम्स पब्लिश हुआ, एक तो 96 में और दूसरा 98। तो मैं यहाँ इस पॉइंट को लिख रहा हूँ। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे करते हैं कि ICDN publish two times indicate the year in given option। जो ऑप्शन दिया था उसमें ईयर इंडिकेट, जिससे मान लिया कि मैंने दिया तो मैं सीधे लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा 1961 और दूसरा था 1978। तो आप याद रखिएगा। और सी में मैं लिख देता हूँ बोथ और डी में मैं लिख देता हूँ ना, तब बोथ 2 टाइम्स रिपल्स। तो अब सुनिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से हम लोग कहाँ मूव करेंगे? अब यहाँ से हम लोग रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मूव करेंगे। यहाँ से हम कहाँ मूव करेंगे? रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आइए तो हम टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आइए तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम लोग
लैटिन लैंग्वेज में लेते हैं। तो पहली बात इस लैंग्वेज का नाम याद रखिएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर are taken from Latin language, लैटिन लैंग्वेज। इसको अंडरलाइन कीजिए तो याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन, किस लैंग्वेज में लिया गया? लैटिन लैंग्वेज में। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हम लोग कैसे मूव करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू। तो इस बात को लिखिए अकॉर्डिंग टू, ए बाई सी देखिए इसे कहते अकॉर्डिंग टू, याद रखिएगा ए बाई सी अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल nomenclature, according to binomial nomenclature every plant and animal species consists of two कौन कौन भाई? फर्स्ट नाम जीनस नाम लिखते हैं, वही जेनरिक करते हैं, तो आप समझिए जीनस। और दूसरा नाम स्पेसिफिक, वही स्पेसिफिक। तो फर्स्ट नाम को हम लोग क्या कहते हैं? जीनस, और सेकेंड नाम को कहते हैं स्पेसिफिक। तो ये हमारा दूसरा रूल होगा। पहला हुआ कि लैटिन लैंग्वेज में लिया गया, और दूसरा हुआ कि प्लांट को चाहे एनिमल स्पीसीज हो उसके दो नाम होते हैं, और पहले नाम को लिखते हैं जीनस और दूसरे नाम को लिखते हैं स्पेसिफिक। आइए तीसरे रूल। तो तीसरे रूल में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो जीनस नेम जो है स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जबकि स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। द जीनस name start with capital letter. Why? A specific name start with a small letter. तो याद रखिए, इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। तो यहाँ से हम लोग कहाँ मूव करेंगे? चलो, तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग तीसरा रूल देख लिए, चौथा रूल। तो अगला रूल होगा। पहला रूल हमारा क्या था? तो पहला रूल में हम लोग लिखे थे कि लैटिन लैंग्वेज में लेते हैं। दूसरा रूल हम लोग लिखे थे कि उसके दो नाम होते हैं। और तीसरा रूल में हम लोग ने क्या लिखा था? तीसरा रूल में हम लोग ने लिखा था कि टोटोनिम्स का उपयोग हम लोग सिर्फ करते हैं किसके लिए? एनिमल के लिए करते हैं, प्लांट के लिए टोटोनिम्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो चौथा रूल आइए, चौथा नंबर देख लीजिएगा, चौथा। आइए, तो चौथा नंबर में हम लोग ये देखते हैं कि वर्ड लिमिट क्या होता है, इसका वर्ड लिमिट। आइए, तो यहाँ लिखते हैं वर्ड लिमिट। तो आइए, फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो जीनस नेम जो है, इसको हम लोग लिखेंगे कि नॉट लेस देन 3 लेटर, 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और दूसरा है स्पेसिफिक नेम जो है नॉट मोर देन 12 लेटर, 12 लेटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
अब समझिए बात कि अगर 12 लेटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है तो एक नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ एक्सेप्शन के तौर पर, और यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। यहाँ मैं एक्सेप्शन के रूप में लिख रहा हूँ रिक्सिया, रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस। थोड़ा इसको आप काउंटिंग कीजिए। पैथेनकोटेंसिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ तो 14 लेटर है, 14 लेटर है। तब तो ये रूल नहीं लागू होने चाहिए, मतलब कि तो गलत इस नियम से। तो क्या रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस जिसमें 14, मैंने यहाँ लिखा कि स्पेसिफिक नेम 12 लेटर से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 14 लेटर है, तो क्या ये सही है या गलत है? अब प्रश्न यहाँ उठता है कि सही है कि नहीं। तो मैं इस बात पर ये मैं कहना चाहूँगा, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सही है, और सही इसलिए है कि ये जो नाम आया था, ये जो नाम आया था 1961 से पहले दिया गया था। ICBN कब एक्सेप्ट किया गया? 1961 में। अगर 1961 से पहले अगर किसी भी प्लांट का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, जो भी हो, प्लांट के नाम कीजिए, ICBN तो प्लांट से संबंधित है, तो अगर किसी भी प्लांट का नाम अगर 14 लेटर का हो, 15 लेटर का हो, स्पेसिफिक नाम दिया जाए तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, याद रखिएगा। कब? अगर 1961 से पहले, फिर से सुनिए, 1961 से पहले अगर कोई भी नाम दिया जाए, कोई भी नाम दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, वो स्वीकार किया जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि इट इज वैलिड, मैं लिख रहा हूँ ये नाम जो है इट इज वैलिड because it was given before 1961, इसलिए सही है। तो ये एक्सेप्शन के तौर पर आ गया। ऐसे अभी जितना भी आपको बॉटनी की किताब में जो भी आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी की किताब में, तो सब 12 लेटर से ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा। तो मैं उसमें से एक निकाल के हूँ, रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस, रिक्सिया का है, ब्रायोफाइटा है, तो इसमें 14 लेटर है, लेकिन फिर भी सही है, फिर भी सही है। तो अब इस बात को नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा आइए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा जाएगा, आइए एक लाइन देखते हैं। तो नंबर 5, नंबर 5 में हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर 5 में हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर 5 कि बोटेनिकल नाम हो या जूलॉजिकल नाम हो, हम लोग लिखते हैं विल बी रिटन इन इटैलिक। इफ नेम इज नॉट गिवन इन इटैलिक देन इट मस्ट बी अंडरलाइन। अगर आप इटैलिक नहीं लिखना चाहते, तिरछा नहीं लिखना चाहते, अगर किसी का बोटेनिकल और जूलॉजिकल नाम आप तिरछा नहीं लिखना चाहते तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। तो मैं इस बात पे यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इस बात पे यहाँ लिख रहा हूँ कि बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल नेम will be written in italic. If name is not given in italic, then it must be underline। तो इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। चलिए नोट कीजिए, इतना नोट। तो चलिए आइए देखिए, तो हम लोग ने क्या देखा कि रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस, तो रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस जो है, रिक्सिया एक ब्रायोफाइटा है, तो पैथेनकोटेंसिस में 14 लेटर है, जबकि हमने लिखा कि स्पीशीज नेम में 12 लेटर से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन पैथेनकोटेंसिस में तो 14 लेटर हो गया। लेकिन ये सही है, सही इसलिए है कि ICBN फर्स्ट टाइम कब एक्सेप्ट किया गया था? 1961 में।
तो 1961 से पहले अगर किसी प्लांट का नाम दिया गया हो तो समझिए कि वो सही है, चाहे 14 लेटर क्यों ना आ जाए, चाहे 16 लेटर क्यों ना आ जाए, वो सब एक्सेप्ट कर देगा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, और रूल नंबर क्या है 5 या 6 में देख लीजिएगा, मैं दे देता हूँ नंबर। कि अगर मान लिया जाए कि किसी स्पेसिज नाम है और स्पेसिज नाम किसी पर्सन के नाम पर है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल हम लोग लिखेंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, if a specific name is based on the name of some person then its first letter should be in capital, बस। तो पहला लेटर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। पहला लेटर हम लोग लिखेंगे कैपिटल। जैसे माने जैसे एक हम नाम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आइसोइट्स पंत। अब देखिए, तो अंडरलाइन तो करना है आपको। तो पंथी किसी आदमी का नाम है और ये स्पेसिस, ये तो जीनस, ये क्या है जीनस, और ये क्या है स्पेसिस। तो स्पेसिस नेम तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन स्पेसिस नाम अगर किसी पर्सन के नाम पर आ जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखिएगा। और एक बात मैं और इंडिकेट कर देना चाहता हूँ, जैसे आप रूल बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, चाहे याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का बोटेनिकल नाम या जूलॉजिकल नाम लिखना चाहते हैं, तो जिसने नाम लिखा है उसको अंत में छोटे लेटर में इंडिकेट कर देना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कैसे आप लिखते हैं कि मैंगो का, जैसे आप मैंगो लिखते हैं मैंगो, तो आप इसको लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका, तो ये सब नामकरण किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो आप चाहे तो स्मॉल लेटर से लिनियस छोटा कैसे लिखते हैं, लिनियस, बस हो गया लिनियस। तो अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, सब लिनियस ऐसे लिखते हैं बस। तो इससे ये पता चलता है कि लिनियस ने इसका नामकरण दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई नाम ऐसा दिया गया, मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में कोई ऐसा नाम आ गया कि ये जो नाम दिया गया है इस नाम को ब्रैकेट में कर दिया गया, इस नाम को ब्रैकेट में कर दिया गया, इसका मतलब ये होगा कि जो नामकरण किया गया है वो गलत है, तो सही करने वाला आदमी का पुनः यहाँ नाम रहेगा। तो इतनी बातें एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि एनसीईआरटी से कुछ विशेष मैं आपको देते चलूँ, ताकि नीट का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके, खास करके। और बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उसके तो क्वेश्चन मिस होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब नीट का ही क्वेश्चन मिस नहीं होगा तो बिहार बोर्ड के सवाल कहाँ होता है। तो यहाँ हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल देख लिए। तो मैं अब थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अब तक से कितने पढ़े, अब तक से शुरू से हम लोग कितना पढ़े, उस चीज़ को मेमोराइज करें, अब दिमाग में डालें, यहाँ पर वर्ड डालें। और मैं शुरू से लेकर के अंत तक मैं इन सारी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मिनट टाइम दो मुझे, 5 मिनट टाइम दीजिएगा, 5 मिनट में आपके दिमाग में डालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो मैं शुरुआत कहाँ से किया था, मैंने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू किया था। कि डाइवर्सिटी जो है, कहने का मतलब है कि इस धरती पर डिफरेंट टाइप्स के, बहुत संख्या में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मैंने फिर कहा था, मैंने फिर क्या कहा था कि पूरे धरती पर कितने स्पेसीज हैं, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज है। उसमें प्लांट कितना है, उसमें एनिमल कितना है, एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनो, सारी बातें अभी 5 मिनट के अंदर दिमाग में डाल रहा हूँ। तो जो प्लांट स्पेसीज है उसमें मैंने कहा था 0.55 है ना मिलियन, और एनिमल कितना था 1.25 मिलियन। चलो यहाँ तक कहानी होगी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि प्लांट में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी किसमें है, प्लांट में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, तो ठीक है ओके, चलिए आइए। तो प्लांट में
सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी किसमें है? तो सबसे प्लांट में हम एंजियोस्पर्म को लेते हैं, और एनिमल में किसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है? तो इंसेक्ट को लेते हैं। तो नेचर में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी देखी गई। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी का कारण क्या था? बहुत बड़ी डाइवर्सिटी का कारण था कि अनेकों प्रकार के प्लांट था, अनेकों प्रकार के एनिमल था। तो बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल अगर इस धरती पर हो जाए तो क्या इसको स्टडी करना संभव है? लाखों की संख्या में, बहुत, मान लो कि 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, करोड़ों में है, इस तरह से प्लांट, तो क्या उसको अध्ययन कर पाइएगा? नहीं, इसको अध्ययन करना काफी कठिन है। तो इसको आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसा ही ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया तो क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति हुई, और वहां पर उभर करके हमारे सामने एक टेक्सोनोमिक टर्म आता है, और उसी टेक्सोनोमी के अंदर ही तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो टेक्सोनोमी का पहला टर्म अगर आपसे कोई पूछता है तो आइडेंटिफिकेशन पर टिक मार्क करा जाएगा। टेक्सोनोमी टर्म को किसने दिया था? तो एपीडी कैंटोरे ने दिया था। टेक्सोनोमी के फादर का नाम पूछ सकता है, कार्लस लिनियस था, और इंडियन टेक्सोनोमी का सेंटर था। यहाँ से एक टर्म आता है। तो टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन 3 चीजों की चर्चा अगर करते हैं हम लोग तो टेक्सोनोमी के अंदर। उसके बाद हमारे सामने एक सिस्टमेटिक टर्म आता है। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक कैसे अरेंज करेंगे? अगर किसी ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से डेवलपमेंट होता चला गया, तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही तो हम लोग सिस्टमेटिक में देखते हैं। तो सिस्टमेटिक अगर बात हम लेते हैं तो एक रिलेशनशिप टर्म उसमें जुड़ जाता है। तो हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर रिलेशनशिप काउंटिंग करते हैं तो हम इसको कहेंगे सिस्टमेटिक। अब समझिए बात। तो एक आइडेंटिफिकेशन हमारे सामने है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? अब आपसे कोई कहेगा आइडेंटिफिकेशन किसे करते हैं? कोई आपके मान लीजिए कोई आपके घर में मेहमान आ गया, तो अच्छा कोई अचानक मिला, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में जानना है, तो कैसे आप जानिएगा? ऐसे तो पहले तो पहचान करना जरूरी है ना। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही सही नाम और सही सही स्थान अगर प्राप्त करते हैं कि भाई इनका नाम ये है, यहाँ के रहने वाले हैं, तो हाँ कहेंगे कि इसको आइडेंटिफिकेशन। अगर आप नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम है, कोई एक लड़का है, उसका नाम है रमेश, तो रमेश नाम जो लड़का है पूरे विश्व में इसी नाम से विख्यात है, तो कहने कि नोमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से दिमाग में आपको सेट करना है। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन में हम कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। अगर उसके समानता और विषमता के आधार पर, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर अगर ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। चलिए यहाँ तक कहानी पूरी हो जाती है, और यहाँ तक कहानी पूरी होने के बाद हम लोग कहाँ मूव करते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ओर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले किसने दिया? तो कार्लस लिनियस ने दिया था। अब समझिए, तो नोमेनक्लेचर से संबंधित उन्होंने प्लांट के बारे में जानकारी दिया, एनिमल के बारे में जानकारी दिया। तो प्लांट के बारे में सबसे पहले उन्होंने, लिनियस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम किताब में कितने स्पेसीज का डिस्क्रिप्शन किया गया? तो 5900, 6000 भी सही याद रखिएगा, 5900 या 6000 में दोनों नोट किया हूँ। और ये किताबें जो पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी बताइए? 1 मई 1753। यहाँ तक बातें दिमाग में सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एनिमल के बारे में। तो एनिमल के बारे में उन्होंने क्या कहा था? एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम क्या था? किताब का नाम क्या था? उसमें सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में कितने एनिमल स्पीशीज की चर्चा की गई है? 4326। अब इसके बाद में एक किताब का पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758, उसमें 5 साल का डिफरेंस है। अब दूसरी बात एक और है कि एक तरफ प्लांट है, दूसरी तरफ एनिमल है। तो प्लांट और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट है और एनिमल है, तो उसके लिए कोड तैयार किया गया। तो प्लांट के लिए कोड तैयार किया गया, एक एनिमल के लिए कोड तैयार किया गया। तो प्लांट के लिए जो कोड तैयार किया गया उसका नाम क्या था? ICBA, और एनिमल के लिए कोड तैयार किया गया उसका नाम क्या था? ICZN। तो ICBN का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, तो क्या कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN की इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
अब यहाँ से एक कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ से हम लोग कहाँ मूव किए थे, यहाँ से याद कीजिए, यहाँ से हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल देखे थे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस भाषा में लिखी, तो लैटिन लैंग्वेज में, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात क्या याद रखना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज का जो नामकरण किया गया है उसमें दो टर्म आते हैं। एक पहला आता है नाम जो होता है जेनिस, जीनस होता है, इसको जेनेरिक कहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो दूसरा है स्पेसिफिक नाम, दूसरा क्या है स्पेसिफिक नाम कहते हैं उसको। तो एक हुआ जीनस नाम और दूसरा हुआ स्पेसिफिक नाम या स्पेसिफिक कह सकते हैं। इसके बाद में आगे हम लोग क्या पढ़े थे, आगे हम लोगों ने तीसरे रूल में क्या देखे थे, तीसरे रूल में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आप किसी एनिमल या प्लांट का नाम लिखना चाहते हैं, बोटेनिकल नाम लिखना चाहते हैं या जूलॉजिकल नाम लिखना चाहते हैं, तो उसके जो जीनस नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके स्पेसिफिक नाम जो है स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग कहाँ मूव किए थे, यहाँ से हम लोग मूव एक किए थे कि वर्ड लिमिट देखे थे। वर्ड लिमिट क्या में क्या देखे थे, वर्ड लिमिट में हम लोग ये देखे थे कि जो जीनस है, जो जीनस होता है उसमें 3 लेटर से कम नहीं, 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 3 लेटर होना चाहिए जीनस नाम लिखते समय, और स्पीशीज नाम लिखते समय 12 लेटर से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन के रूप में हमने क्या लिखा था, रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस। तो रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस रिक्सिया का एक ब्रायोफाइटा है और इसमें कितने लेटर है, तो 14 लेटर है। तो क्या ये सही है? अरे भाई ICPN के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो सही नहीं है, लेकिन ये जो नाम लिखा गया जिसमें 14 लेटर आया 1961 से पहले लिया गया था, इसलिए सही है। लेकिन 1961 के बाद अब जितने भी प्लांट के नाम लिखे जाएंगे, जितने भी प्लांट के नामकरण हुए हैं जो किताब में, किसी भी किताब में देखिएगा कि उसका स्पेसिफिक नाम 12 लेटर से अधिक नहीं है। तो एक एक्सेप्शन के तौर पर मैंने आपको लिखा है रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस सही है, लेकिन सही इसलिए है कि 1961 से पहले इसका नामकरण। इसके बाद यहाँ से हम लोग कहाँ मूव किए थे, यहाँ से हम लोग मूव किए थे कि बोटेनिकल नाम हो चाहे जूलॉजिकल नाम हो, हम लोग इटालिक लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं। तो तिरछा लिखेंगे तो तब तिरछा लिखेंगे तो तिरछा लिखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो तिरछा लिखने में अगर थोड़ी सी परेशानी होगी तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए, इसको बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अंडरलाइन करते हैं, तिरछा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तिरछा लिखेंगे सही है, मैंने तिरछा लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तिरछा लिख सकते हैं तो सही है, लेकिन तिरछा नहीं लिख पाएंगे तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। दिमाग में इतनी बातें सेट रखिएगा। इसके बाद हमने क्या कहा था, इसके बाद मैंने ये कहा था, इसके बाद कहा था कि अगर मान लीजिए कि किसी प्लांट एनिमल स्पीशीज का कोई नाम लिखना चाहते हैं, कोई नाम लिखना चाहते हैं तो स्पीशीज नाम किसी पर्सन के नाम पर आधारित है। तो जैसे मैंने तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते, जैसे हमने लिखा था आइसोइड्स पंथी, तो एक टेडोफाइटा है तो पंथी का है, किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखे थे। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि लगभग NCERT के हर पॉइंट को मैंने कवर कर चुका हूँ। इसके बाद हम आएंगे, अब थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, तो दूसरे लेक्चर में हम लोग यहाँ से टेक्सोनोमी कैटेगरी की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो